डीएसपी का जो वोटर है वो ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा फूंफा नहीं करता। जयप्रकाश जिस ढंग से कल जैसा हमने देखा रोड शो, तो उस तरह के काम नहीं करते वो, बल्कि वो तो वोट की चोट। बीजेपी और कांग्रेस में यही एक फर्क है। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, कांग्रेस में अनुशासन नाम की एकदम टिकट मिल गई। हालांकि उसमें सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश का जो खेमा था उसी के लोग ज्यादातर थे। बाकी जो कांग्रेस के और बड़े नेता हैं और जिनके अलग अलग, चाहे वह एसआर के गुट हो या वीरेंद्र सिंह के जितने साथी हैं, जो लोग उनको गाइड कर रहे हैं या जो उनके सलाहकार बने बैठे हैं, उन लोगों को राजनीति के कै का नहीं पता है। उन्हीं की देन है कि आज चौधरी छोटूराम के परिवार की लोकसभा के किसान संगठन के नेता के गांव में जाएगा और अगर वहां वो विरोध नहीं करेंगे तो इसका मतलब उनका संगठन पीछे रह जाता है। तो ये आपसी जैसे राजनीतिक पार्टियों में जो एक प्रतिस्पर्धा होती है, उसी तरह की प्रतिस्पर्धा किसान संगठनों में भी। वहाँ विरोध प्रत्याशी का कहीं नहीं है। लोग ये कहते हैं कि चौधरी रणजीत सिंह बड़ी आदमी है, धर्मवीर सिंह बड़ी आदमी है, अशोक तंवर बड़ी आदमी है, नवीन जिंदल बड़ा सामाजिक बड़ी आदमी है। वहाँ विरोध सिर्फ भारतीय जनता। भाई लोकसभा चुनाव 25 मई को होने हैं हरियाणा में, और इसी को लेकर के लोगों में चर्चाएं हैं कि आखिर हिसार से कौन सांसद होगा। इसी को लेकर के हम प्रद्युमन जोशीला जी से मिलने के लिए आए हैं, जो कि एक सर्वेक्षक भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। कम शब्दों में मतलब हम इनसे बात करेंगे कि कौन सांसद हो सकता है। प्रद्युमन जोशीला जी नमस्कार। जी बहुत बहुत नमस्कार। सभी आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम जी। सभी जो पार्टियां हैं अपने कैंडिडेट हिसार में घोषित कर दिए हैं लगभग जी। इसके अलावा एक नया जो चेहरा है जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, अशोक गोयल मंगाड़ीवाला जी, जो कि कांग्रेस में थे। ठीक है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि हिसार से कौन बाजी मार सकता है। देखो, अभी कौन बाजी मार सकता है ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब 25 तारीख को लोग अपने वोट डालेंगे उसके बाद इस चीज का पता चल पाएगा। आज हम इस चीज पर चर्चा कर सकते हैं कि किसका कहाँ प्रभाव ज्यादा दिखाई दे रहा है और कौन जीतने की स्थिति में है। मुख्य रूप से हिसार लोकसभा क्षेत्र में वर्तमान में 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में आ चुके हैं, जिनमें जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है उसने प्रदेश के बिजली और जेल मंत्री और चौधरी देवीलाल के बेटे जो हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, उनको चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे, 3 बार हिसार के सांसद रहे और कलायत और बरवाड़ा से विधायक रहे जयप्रकाश जेपी को चुनावी मैदान में उतारा है। इंडियन नेशनल लोकदल जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी है, उन्होंने अपने ही परिवार की बहू जो चौधरी देवीलाल के 2 नंबर के जो बेटे हैं प्रताप सिंह चौटाला, उनके लड़के की बहू है सुनैना चौटाला, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। और जो जेजेपी है, जननायक जनता पार्टी, उसने अजय सिंह चौटाला जी की जो धर्मपत्नी है नैना चौटाला, जो वर्तमान में बारडा की विधायक हैं और उससे पहले वो डबवाड़ी से विधायक रह चुकी हैं, उनको मैदान में उतारा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, जिसका हिसार लोकसभा में अपना एक कैडर है, उन्होंने जो है मास्टर देशराज हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं जैसा आपने बताया कि कांग्रेस के नेता और पूर्व में भाजपाई नेता भी रहे अशोक गोयल मंगाड़ीवाला ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वो भी पिछले काफी लंबे समय से हिसार लोकसभा में लोगों के घर घर जा करके जो है चाय पीने में बड़े व्यस्त थे रहे। तो निश्चित रूप से ये 6 जो कैंडिडेट अभी चुनावी मैदान में आए हैं, हालांकि हो सकता है कुछ और नाम भी अभी चर्चा में हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो मैं मान के चल रहा हूं वो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होना है। बाकी में तो 3 और 4 और 5 की लड़ाई रहेगी राजनीतिक रूप से। अब बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में 2 चीजों का ये चुनाव हो रहा है। एक चुनाव तो ये है कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो, उसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है जिसके प्रत्याशी जयप्रकाश हैं, उनकी तरफ से कोई घोषित चेहरा नहीं है, लेकिन ऐसी संभावनाएं हैं कि वहां राहुल गांधी को ही फेस आगे करके चुनाव लड़ा जा रहा है। तो एक तो है देश का प्रधानमंत्री कौन बने, उसमें नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, इन दोनों में हिसार की जनता को फैसला करना है। दूसरा है कि हिसार का सांसद कौन बने। उस सांसद में भी 2 चेहरे हैं, एक तरफ रणजीत सिंह हैं और दूसरी तरफ जयप्रकाश जेपी हैं।
उन दोनों में से जनता को डिसाइड करना है कि कौन उनका प्रतिनिधित्व करेगा देश की संसद में। जी, बात बीजेपी की अगर की जाती है तो विभिन्न लोकसभा जो क्षेत्र हैं, जी। कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार या फिर महेंद्रगढ़, भिवानी जो लोकसभा क्षेत्र, उसमें भी बीजेपी के जो प्रत्याशी उनका विरोध करने की खबरें आ रही हैं। जी, तो इससे मतलब क्या लगता है आपको, कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? देखो मैं एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट बताऊं आपको, क्योंकि मैं इन तमाम जिन लोकसभाओं का आपने जिक्र किया सभी में जाके आया हूं, वहां विरोध प्रत्याशी का कहीं नहीं है। लोग ये कहते हैं कि चौधरी रणजीत सिंह बड़ी आदमी है, धर्मवीर सिंह बड़ी आदमी है, अशोक तंवर बड़ी आदमी है, नवीन जिंदल बड़ा सामाजिक बड़ी आदमी है। वहां विरोध सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का लोग कर रहे हैं। वो ये यहां तक भी लोग कह रहे हैं कि ये इतने बड़ी आदमी है, अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ते तो हम इनके साथ हो जाते। लेकिन किसानों के बहुत से संगठन बने हुए हैं। विरोध कौन करते हैं, मैं पहले आपको ये भी एक क्लियर बात बता दूं, जी जी जी। क्योंकि मैं जहां जहां विरोध होता है बहुत से जगहों का खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं। विरोध वो लोग कर रहे हैं जो जब देश में किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने देश के किसान दिल्ली की सीमाओं को घेरे रखे और उसके बाद मजबूरीवश देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और उनको वो 3 कानून जो है विड्रॉ करने पड़े। उस समय बहुत से किसान संगठन बने और उन्होंने अपने अलग अलग गांव वाइज अपने पदाधिकारी बनाए। तो जो लोग पदाधिकारी बने हुए हैं या जिनको थोड़ा बहुत किसान आंदोलन में एक चौधर का जो एक चस्का लग गया, वो लोग विरोध कर रहे हैं और उनका विरोध करना मजबूरी भी है। उसका कारण ये है कि मान लो 10 संगठन किसानों के बने हुए हैं, एक संगठन के नेताओं का किसी एक गांव में प्रभाव और उन्होंने वहां बीजेपी के नेता का विरोध कर दिया। जब वो नेता किसी दूसरे किसान संगठन के नेता के गांव में जाएगा और अगर वहां वो विरोध नहीं करेंगे तो इसका मतलब उनका संगठन पीछे रह जाता है। तो ये आपसी जैसे राजनीतिक पार्टियों में जो एक प्रतिस्पर्धा होती है, उसी तरह की प्रतिस्पर्धा किसान संगठनों में भी देखने को मिल रही है। आपने कहा कि प्रत्याशियों का विरोध नहीं हो रहा है, जी, चलो हम मान लेते हैं। एक मुख्य जो कारण है वो ये भी है कि क्योंकि एक परिवार से 3 लोग चुनावी मैदान में हैं, एक लोकसभा क्षेत्र से। इसके साथ साथ जेपी की अगर बात करी जाए तो चारों जैसे जाट हैं, ठीक है, तो वोट जो है जाट वोट बैंक जो है वो भी कहीं ना कहीं डिवाइड होगा। देखो जचारों जाट ही नहीं बल्कि चारों ही प्रत्याशी चौधरी देवीलाल की लगाई हुई पौध की एक पाठशाला के सदस्य हैं। जयप्रकाश की राजनीति भी चौधरी देवीलाल की वजह से शुरू हुई और चौधरी देवीलाल के साथ लग करके वो पहले सांसद बने, उसके बाद देश में केंद्र में मंत्री तक बने। इसी तरह से रणजीत चौटाला, सुनैना चौटाला और नैना चौटाला, ये तीनों चौधरी देवीलाल के कोई बेटा है, कोई पुत्र वधू है। तो इस तरह से ये तमाम चौधरी देवीलाल के इर्द गिर्द हिसार का चुनाव घूम रहा है। जहां तक आपने बात की कि चारों जाट प्रत्याशी हैं, हिसार लोकसभा क्षेत्र मूल रूप से अगर हम बात करें तो जाट डोमिनेटेड लोकसभा क्षेत्र माना जाता है। पिछले कई लोकसभा चुनावों की भी अगर हम बात करें तो इक्का दुक्का लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो लगभग जाट प्रत्याशी ही यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। चाहे वो पहले वीरेंद्र सिंह जीते हों, उसके बाद जयप्रकाश जेपी जीते, फिर सुरेंद्र बरवाड़ा जीते, उसके बाद फिर दुष्यंत चौटाला जीते, ब्रिजेंद्र सिंह जीते, बीच में जो है यहाँ कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजनलाल भी बने। सबसे पहले जिस प्रकार से कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आई ब्रिजेंद्र सिंह जी, जिसको मतलब एक तरह से अनाउंसमेंट किया गया था कि वही चुनाव लड़ेंगे लोकसभा क्षेत्र हिसार से, लेकिन बाद में जयप्रकाश जी को आगे कर दिया। कल की भीड़ को देख करके जिस प्रकार से उन्होंने काफी गांवों का दौरा भी किया है लोकसभा क्षेत्र हिसार का, और शाम को हिसार पहुंचे तो कांग्रेस भवन में लोगों की भीड़ देखते ही बनती थी। तो मतलब क्या लगता है इससे कांग्रेस जो है चुनाव जीत पाएगी? देखो जयप्रकाश जेपी को ये जो टिकट दी ये अप्रत्याशित रूप से हुआ। ब्रिजेंद्र सिंह चौधरी छोटूराम के राजनीतिक वारिस हैं, उनकी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ जो उनके साथ जो एक मैं ये कहूंगा कि जो लोग उनको गाइड कर रहे हैं या जो उनके सलाहकार बने बैठे हैं,
उन लोगों को राजनीति के कै खे का नहीं पता है। उन्हीं की देन है कि आज चौधरी छोटू राम के परिवार की लोकसभा की टिकट कटी, क्योंकि उन्होंने उनमें इस तरह का एक माहौल उनके दिमाग में, चाहे वो बृजेंद्र सिंह हो चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, उनके दिमाग में भर दिया कि हम ही सब कुछ हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता किसी भी पार्टी में। दूसरी बात आपने जो कही जयप्रकाश के चुनाव प्रचार की, कोई भी नेता जब उसको अप्रत्याशित रूप से कोई टिकट मिल जाती है जिसकी उम्मीदें बहुत कम हो, क्योंकि हमने और आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने से जब से बृजेंद्र सिंह ने ज्वाइन किया तो जयप्रकाश का कहीं कोई नाम ही नहीं था कि जयप्रकाश को भी टिकट मिल सकती, क्योंकि वो संभावनाएं सिर्फ 2 नाम, जाट को मिलेगी तो बृजेंद्र सिंह को मिलेगी, गैर जाट को मिलेगी तो चंद्रमोहन को मिलेगी। इस तरह की सियासी जो गलियारे थे उनमें चर्चाएं थी। लेकिन एकाएक जैसे ही जयप्रकाश को टिकट मिली तो लिहाजा किसी आदमी को जब जितना वो सोच रहा और उससे ज्यादा कोई चीज मिल जाए या उसके समर्थकों को ज्यादा मिल जाए तो तुरंत उसका रिएक्शन होना स्वाभाविक है। और वही बात है कि कल जब वो सिंगवा मोड़ से जब वो चले और हिसार कांग्रेस भवन तक आए तो निश्चित रूप से जो युवाओं में एक उत्साह, जिस तरह का जयप्रकाश जेपी की जो एक छवि रही है, उनकी एक दबंग टाइप की एक छवि हमेशा से रही है। और एक वो दौर था जब उन्होंने 1989 में ग्रीन ब्रिगेड का गठन किया और उस ग्रीन ब्रिगेड के उस समय का जो उनका मामला था वो आज तक भी लोगों के जहन में है कि किस तरह से उन्होंने उस दौर में अपनी राजनीति चलाई। और आज भी जिस तरह से हमने कल देखा पूरा दिन कि ज्यादातर वही लोग थे जो एक उत्साहित लोग होते हैं कि एकदम टिकट मिल गई। हालांकि उसमें सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश का जो खेमा था उसी के लोग ज्यादातर थे। बाकी जो कांग्रेस के और बड़े नेता हैं और जिनके अलग अलग, चाहे वो एसआर के गुट हो या वीरेंद्र सिंह के जितने साथी हैं, उनमें से कहीं कोई वहां नजर नहीं आया। जहां तक आपने पूछा जीत का, तो किसी भी नेता को जब टिकट मिलती है तो उसका 4-5 दिन तक चुनाव खूब जो है पीक पर होता है। एकदम लोगों में इतना उत्साह हो जाता है कि हमारे नेता को टिकट मिल गई। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब 26 तारीख को रणजीत सिंह को टिकट मिली भारतीय जनता पार्टी की होली के दिन, और उससे अगले दिन फाग के दिन जब लोग लगभग फाग को घरों से बाहर नहीं निकलते, उस दिन भी उनके घर पर हजारों लोगों की भीड़ थी। वो सिर्फ इसीलिए थी कि एकदम जो जिसकी हम कल्पना नहीं करते वो चीज हो गई, क्योंकि यहाँ चौधरी रणजीत सिंह का भी कहीं कोई नाम नहीं था, या तो कुलदीप बिश्नोई का नाम चल रहा था या कैप्टन अभिमन्यु का नाम चल रहा था। उसी तरह से अब अगले, मेरा जो आकलन है कि अगले 4-5 दिन तक जयप्रकाश का चुनाव और ज्यादा उठेगा, लेकिन उसके बाद वो कितना मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि जो उत्साह होता है वो कुछ समय का होता है, उसके बाद तो उसमें बड़ा फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। दूसरी बड़ी बात, जितने लोग आए हुए थे उनमें लगभग गांव के लोग ही थे। शहरी जो तबका है, क्योंकि हिसार, और मुझे ये कहने में भी कोई बहुत बड़ी संकोच नहीं है कि ज्यादातर जाट जो है ना वो ही जयप्रकाश के इस काफिले में मोस्टली थे। ठीक है। अब जितना जाट और जो गांव के लोग निकल करके जयप्रकाश के पक्ष में जितना ज्यादा जाएंगे, उतना ही जो शहरी वोटर है और जो गैर जाट मतदाता है वो बीजेपी की तरफ रिएक्शन करेगा, क्योंकि हरियाणा की राजनीति पिछले कुछ सालों से जाट और गैर जाट के मुद्दे पर चल रही है जी। हालांकि मैं कभी कोई जाति पाति में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जिस तरह के हालात पिछले कुछ सालों से हरियाणा प्रदेश में हो रहे हैं, प्रत्येक चुनाव, और चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, इवन सरपंचों तक के भी चुनाव जातीय समीकरणों पर अब चलने शुरू हो गए। हमने कुछ लोगों से बात करी थी जब प्रत्याशी घोषित हुए जयप्रकाश जी, तो 90% जो लोग हैं, नॉर्मली बात करी थी वैसे 90% लोग जयप्रकाश के पक्ष में थे। लेकिन मैंने उनको 2014 का चुनाव भी याद दिलाया, कलायत से चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, क्योंकि यहाँ से उसको टिकट नहीं मिली थी। और हाँ, ठीक है। तो ये सवाल भी कहीं ना कहीं बनता है कि क्या आखिर अब तो ऐसा नहीं होगा लोकसभा चुनाव में, लोकसभा के जो चुनाव होने हैं? नहीं, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि वो जो 90% जिन लोगों से आपने बात की, वो मतलब उनके काफिले में जो लोग थे उनसे बात की आपने या वैसे बात की? नहीं, काफिले नॉर्मल वोटर्स जो है, वो 4-5 दिन का एक उत्साह होता है, उसके बाद वो किस ढंग से चुनाव लड़ पाते हैं, मेन चीज ये है।
अब अकेले जयप्रकाश में देखो, ये कहने में भी कोई बहुत बड़ा मुझे संकोच नहीं कि अकेले जयप्रकाश में वो दम नहीं कि वो खुद के दम पर हिसार लोकसभा से चुनाव जीत जाए। यहाँ कांग्रेस पार्टी के 3-4 बड़े चेहरे हैं जिनका हिसार लोकसभा में अपना एक प्रभाव है। उनमें सबसे ज्यादा प्रभाव यहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार का है, क्योंकि उचाना उनका घर है। वहां